हेलो फ्रेंड्स। आई होप कि आप बहुत ही स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मासूम शिक्षा एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्टोक्स लॉ के बारे में। तो हमारा आज का टॉपिक होगा स्टोक्स लॉ। ये टॉपिक है क्लास 11th फिजिक्स से। तो इस लॉ को हम समझेंगे 3 पॉइंट के माध्यम से। नंबर 1 कि इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, हम इसको क्यों स्टडी कर रहे हैं, और दूसरा होगा इसका अप्लीकेशंस कि कहाँ हमें स्टॉक्स लॉ देखने को मिलता है। अप्लीकेशंस इसके क्या हैं, और तीसरा इसका है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। तो शुरू करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स पे, जैसे कि ये स्टोक्स लॉ है, ये किसने डेवलप किया था। एक्चुअली ये लॉ डेवलप किया था सर जॉर्ज जी स्टोक्स ने, जो कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने ये फॉर्मूले को डेवलप किया था 1851 में। अब ये किस पे बेस्ड है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसका टॉपिक है विस्कोसिटी। तो उसको जानना ज़रूरी है इस लॉ को समझने से पहले। लेकिन फिर भी हम इसमें उन पॉइंटों का डिस्कस करेंगे ताकि हमें स्टोक्स लॉ को समझने में थोड़ा मदद मिले। तो होता क्या है फ्रेंड्स, कि जैसे कोई बॉडी किसी फ्रूट में फॉल होती है, गिरती है, तो क्योंकि फ्रूट में बहुत सारे लेयर होते हैं, तो ये लेयर भी उसके साथ, अगर जिस जिस लेयर से वो बॉडी टच होगा वो उसको भी अपने साथ ड्रैग करेगा। तो क्या होगा, क्या होता है जब उस जिस लेयर पे बॉडी आपकी टच है, यानी कि जो भी ऑब्जेक्टिव का जो भी हिस्सा उस पर उस लेयर पर टच होता है, तो वो लेयर दूसरे लेयर पर भी एक प्रेशर क्रिएट करती है या एक फोर्स क्रिएट करती है। तो इस तरह से फ्लूइड के हर एक लेयर में एक फोर्स सेट हो जाता है, एक रिलेटिव मोशन क्रिएट हो जाता है। और ये रिलेटिव मोशन होने से हर एक लेयर उस ऑब्जेक्ट पर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाती लगाती है, जिसको हम कहते हैं रिटार्डिंग फोर्स, या यहाँ पर हम उसको कहेंगे विस्कस फोर्स। ओके। तो एक पॉइंट तो ये है। तो अब ये जो फोर्स है, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो ये इसको हम जानेंगे डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला में कि किन किन बातों पर ये फोर्स डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं इसका, कि इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव इसका ये है इस स्टोक्स लॉ का, कि ये हमें हेल्प करता है कैलकुलेट करने में विस्कस ड्रैग फोर्स को, जो अभी मैंने डिस्कस किया था। वो फोर्स कितना लगेगा अगर कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है किसी फ्लूइड में, तो वो उस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ओके। एप्लीकेशन इसके कहाँ हैं, इसके एप्लीकेशन हैं जैसे कि आप देखते हो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, की बारिश की बूंदें जो हैं वो किस स्पीड पे आ रही हैं, वो कैसे एयर के अंदर इंटर होके क्या उन पर फोर्स लग रहा होगा। तो यहाँ इसको देखा जा सकता है स्टोक्स लॉ को। या फिर ब्लड सेल्स प्लाज्मा में किस स्पीड से मूव करते हैं या उन पर कितना फोर्स लगता है, वहाँ भी इस स्टोक्स लॉ को देखा जा सकता है। या फिर पेंट इंडस्ट्रीज़ में, पेंट इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स मिक्स होते हैं। तो वो जब मिक्स होते हैं किसी फ्लूइड के अंदर, तो उनका क्या फोर्स रहता है ताकि उसका जो सस्पेंशन है प्रॉपरली उस मिक्सचर में बना रहे। या फिर डस्ट मोशन कैसा है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में भी इसका अध्ययन किया जाता है। पॉल्यूटेंट बिहेवियर कैसा है वाटर एंड एयर में, वहाँ भी इसका अध्ययन किया जाता है। तो स्टोक्स लॉ के ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जहाँ हम देख सकते हैं इसके
ये मेन इसके फोर्स कैसा काम करता है। तो अब हम चलते हैं डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, जो आज का मुख्य हमारा पर्पज है कि कैसे इसको ड्राइव किया जाता है। तो जैसा मैंने बताया कि इसको सर जॉर्ज स्टोक्स ने डेवलप किया था 1851 में। तो ये फोर्स यानी कि जिसको विस्कस ड्रैग फोर्स कहते हैं, अगर कोई यहाँ पर हम कुछ फिगर के माध्यम से बनाते हैं, जैसे कि ये एक वो है फ्लूइड है, साइंस की भाषा में एयर भी एक फ्लूइड है। तो यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से फॉल होता है, इस तरह से कोई स्पेरिकल ऑब्जेक्ट यहाँ से फॉल होता है, तो ये एक इस पर जो लगने वाला फोर्स है, डिस्कस फोर्स, यानी कि जो लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो कितना लगता है, तो वो कितना लगता है फोर्स, अगर वो फोर्स है F, तो वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक तो इसकी स्पीड क्या है, यानी कि वो प्रोपोर्शनल होता है एक तो स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसको हम लिख लेते हैं v से। दूसरा होता है उसका साइज, तो यहाँ पर साइज है, इट मीन्स दैट उस स्पेरिकल पार्टिकल का क्या रेडियस है। तो रेडियस ऑफ द स्पेरिकल ऑब्जेक्ट, रेडियस ऑफ द स्पेरिकल ऑब्जेक्ट, इसको हम मान लेते हैं r, एंड उसका विस्कोसिटी या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको हम ईटा से डिनोट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इट इज डिनोटेड बाय ईटा, समथिंग लाइक दिस। ओके, इसका सिंबल होता है। तो यानी कि F इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये तो हमें पता है कि F तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेकिन कितना करता है, V का पावर क्या होना चाहिए, या फिर रेडियस की पावर क्या होनी चाहिए, या ईटा की पावर क्या होनी चाहिए, इस पे डिपेंड करता है। तो अब ये तो हमारा हो गया कि कैसे ये इसके अंदर मीडियम के अंदर आके क्या फोर्स लगता है। तो हम डेरिवेशन हमारा ये हो गया इस बेस पे कि उसका स्पीड क्या है, उसका साइज क्या है, उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा कितना है। ठीक है, ये हर एक माध्यम के लिए अपना अलग होगा, क्योंकि एयर अलग बिहेव करेगा उस पार्टिकल के साथ, या किसी और फ्लूइड डाल दें तो वो फ्लूइड अलग बिहेव करेगा उस पार्टिकल के साथ, तो और उसी के अकॉर्डिंग वो फोर्स क्रिएट करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि वो किस मीडियम में वो पार्टिकल्स फॉल हो रहा है। तो हम इसको करेंगे डायमेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि F है, ये प्रोपोर्शनल है ईटा R V, इन तीन क्वांटिटी की, या हम इसको आगे कह सकते हैं F इक्वल टू K ईटा R V के। अब यहाँ पर जो K है एक प्रोपोर्शनल, एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है, ये एक्चुअली डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जो भी डायमेंशन इस F का होगा वही डायमेंशन होना चाहिए ईटा आर वी का। तो हमें ये नहीं पता है कि ईटा की कितनी पावर होनी चाहिए, या आर की कितनी पावर होनी चाहिए, वी की कितनी पावर होनी चाहिए, ताकि वो इक्वेट हो सके इस फोर्स के बराबर। तो हम मान लेते हैं कि F इक्वल है फ्रॉम, या लिखते हैं फ्रॉम, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं इसका जो डायमेंशनल अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल, अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल फॉर्मूला,
इसको ऐसे लिख देते हैं। तो F इक्वल है कि इसका ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो ईटा की पावर माना A है, R की पावर B है और V की पावर C है। यानी कि इनकी इतनी पावर मान लेते हैं कि वो टोटल फोर्स F के इक्वल है। तो यहाँ से हम दोनों का डायमेंशनल क्वांटिटी मेजर करेंगे और उसको फिर कंपेयर करेंगे। तो फोर्स का जो डायमेंशंस होता है वो होता है m l t⁻², इक्वल इक्वल्स होगा के, तो डायमेंशनल के को हटा दें और ईटा का हमारे पास डायमेंशंस होता है m l⁻⁻1 t⁻⁻1, तो इसका पावर a। अगर आपको इसमें भी दिक्कत है तो हम एक फॉर्मूला हमारे पास होता है ईटा, वो विस्कोसिटी वाले वीडियो में मैंने बताया है, तो आप उसको देख सकते हैं। ईटा इक्वल टू होता है FL/AV। इसी से हम इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। F फोर्स है जिसको हम ml⁻² कह सकते हैं। ये बेसिक है, इसलिए मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पर नहीं बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट किया गया। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने मेरा विस्कोसिटी वाला वीडियो नहीं देखा है या आपने नहीं पढ़ा है, तो उस सेंस में मैं ईटा का डायमेंशंस यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ एक्चुअली। तो ml⁻², ये फोर्स के लिए हो गया। ये L लेंथ है, तो लेंथ को हम L से ही दिखाएंगे। और A हमारा एरिया है, तो एरिया हो गया L इंटू एल, दैट इज L² इंटू V का मतलब स्पीड वेलोसिटी, इसका डायमेंशंस होता है LT-1। अब एक L से ये L कैंसिल, इससे भी काट सकते थे वैसे, तो एक L बचा यहाँ L से बिल्कुल ये L कंप्लीटली कैंसिल। अब यहाँ बचा, अब टोटल हमारे पास बचा m l⁻⁻1, ये L ऊपर जाके -1, और t⁻², ये t भी ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा +1 इसके पावर में जो है। तो अल्टीमेटली हमारे पास रहेगा ml-1 t-1, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ml-1 t-1 की पावर a। r एक लेंथ ही है जिसको हम l कहेंगे, और इसका फॉर्मूला तो हम एज इट इज लिखेंगे, ये इसकी पावर है b। v⁻⁻1 जैसे अभी हमने लिखा था यहाँ v⁻⁻1 इसकी पावर है c। ओके, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लें ताकि हमारे स्पेस मिल जाए। हाँ, इतने स्पेस में आई थिंक हो जाना चाहिए। तो यहाँ से ये तो सेम रहेगा, तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, इस वाले को नहीं लिख रहा हूँ, ये सेम रहेगा, तो आगे मैं सिर्फ इसको कैलकुलेट करता हूँ। तो m, अब मैं इस a से कहने का मतलब है कि अगर इसके बाहर से पावर है तो पावर अब इसके साथ सब इनके अंदर के पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ma l⁻⁻a, दिस इज द माइनस, और t⁻⁻a, ये वाला तो हो गया, ये वाला डन। अब l⁻b इंटू l⁻b इंटू l, अब ये वाला नेक्स्ट l⁻c t⁻⁻c, 1 इंटू c माइनस c। ओके, अब हम एक जैसे क्वांटिटी को एक साथ कर लेते हैं। m अपना अकेला है तो m की पावर a, और l-a प्लस b एंड माइनस c। ओके, कहीं पर कोई मेरा मिस्टेक तो नहीं हो रहा है? l⁻⁻a, l⁻b
एल की पावर सी। यहां पर एल की पावर सी होना चाहिए, प्लस सी होना चाहिए ना यहाँ पर सी होना चाहिए, ये वाला, माइनस नहीं। तो एल की पावर माइनस ए और एल की पावर प्लस बी, एल की पावर प्लस सी, तो माइनस ए बी प्लस सी। ठीक है, आगे चलते हैं टी पे। टी की पावर माइनस ए और टी की पावर माइनस सी। ओके, तो यहाँ पर था हमारा एम एल टी की पावर माइनस टू। अब इनके डायमेंशंस में अगर हम कंपेयर करें, m की पावर यहाँ पर 1 मान लेते हैं, यहाँ पर 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पर a की जगह तो हमारा हो जाएगा 1। कंपेयर करें अगर डायमेंशंस, इसका a है, इसकी m की पावर a है, यहाँ m की पावर 1 है, तो होना दोनों को बराबर चाहिए। अगर फॉर्मूला बिल्कुल सही है तो दोनों की का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो सेम होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ कंपेयर करते हैं तो m की पावर जो a है वो इक्वल होना चाहिए 1 के बराबर, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में m की पावर है 1। ओके, और कॉमा, यहाँ पर हम l की पावर को कंपेयर करें तो b प्लस सी माइनस ए, इसको मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, b प्लस सी पॉजिटिव को इधर पहले लिख दिया, माइनस को बाद में लिख दिया, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला तो नहीं है। b प्लस सी माइनस ए इक्वल्स 1, कॉमा माइनस ए, टी की पावर का मैं कंपेयर कर रहा हूँ, माइनस ए माइनस सी इक्वल टू होता है -2। ओके, तो ये हो गया कंपैरिजन। अब a की वैल्यू तो 1 आ गई हमारी, इस a को अगर हम इसमें पुट करें, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, इसको मान लेते हैं 3। तो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकेंड, थर्ड मान लेते हैं, तब c की वैल्यू निकल जाएगी। तो इसकी वैल्यू 1 a की, तो इस यहाँ पर 1 लिख दिया मैंने क्या कर दिया, इस a की जगह लिख दिया माइनस, तो इसके साथ पहले से ही था, a की जगह मैंने 1 लिख दिया, तो हो गया -1 माइनस सी इक्वल टू -2। तो आगे हम कह सकते हैं माइनस सी इक्वल टू -2 प्लस 1, ये हो जाएगा -1, माइनस सी इक्वल टू -1, तो सी इक्वल टू 1। ओके, अब a और c की वैल्यू इसमें रख लेते हैं 2 में, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड c इन इक्वेशन 2। आप जब आप एग्जाम में सॉल्व करें तो एग्जाम में आप लिख सकते हैं ऐसा, तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ तो मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो यहाँ से b, c की वैल्यू 1, a की भी वैल्यू -1 इक्वल्स 1, +1 -1 कैंसिल, तो b इक्वल टू हो गया 1। इसका मतलब हमारे a भी 1 आया, b भी 1 आया और c भी 1 आया। तो अब इस इक्वेशन में कौन सा इक्वेशन, ये वाला जो हमारा ये मेन फॉर्मूला है, ये वाला, इस वाला, इसमें अगर हम a b c की वैल्यू रखें, एक्चुअली हम इसको इक्वेशन 1 मान सकते थे, इसको 2 मान सकते थे, इसको 3 मान सकते थे, इसको 4 मान सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, अगर नहीं भी माना तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हम सीधे सीधे ये लिख देंगे, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन, मैं ये बोल रहा हूँ, आप लिख सकते हैं एग्जाम में इक्वेशन। अब यहाँ लिखना है आपको के ईटा की पावर a, r की पावर b, b की पावर c। तो अगर हम वैल्यू रखें अब के ईटा की पावर 1, r की पावर 1, v की पावर 1, क्योंकि a b c सिर्फ सबकी वैल्यू 1 1 है, इसलिए हमने सबके ऊपर 1 1 लिख दिया है। तो प्रैक्टिकली जब वैल्यू पावर 1 होती है हम उसको लिखते ही नहीं है, तो हम इसको सीधा लिख सकते हैं के ईटा आर वी, यानी कि एफ की जगह हो गया सीधा सीधा फॉर्मूला के ईटा आर वी। तो
फॉर्मूला क्या आया, एफ इक्वल टू के ईटा आर वी। तो एफ इसके बराबर होता है सिंपली। ओके, अब इस के की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ की गई है, केज वैल्यू, तो यहां पर मैं लिख देता हूं केज वैल्यू इज 6 पाई बाय द, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, बाय द एक्सपेरिमेंट लिख सकते हैं, बाय द एक्सपेरिमेंट, या इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 6 पाई कैलकुलेट की गई है। केज वैल्यू इज 6 पाई बाय द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट से ये जाना गया, जो के हमने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया है, एक्चुअली इस फॉर्मूला को प्रिसाइज करने के लिए के हमने कांस्टेंट लगाया था, तो जिसकी वैल्यू 6 पाई ऑब्जर्व की गई जब एक्सपेरिमेंट किए गए। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं एफ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। तो यही है इस स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला। तो आई होप कि आपको ये डेरिवेशन के साथ इसके बहुत जो हमने पॉइंट्स बताए वो भी समझ में आए होंगे। अगर आपको लगता है मेरे से कोई पॉइंट मिस हो गया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। आई विल ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ योर क्वेरीज और क्वेश्चंस। तो थैंक यू दोस्तों, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।